नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब में हार्दिक स्वागत है। आज हम सौंदर्य की नदी नर्मदा का दूसरा और अंतिम भाग लेकर आपके सामने आए हैं। पहले भाग में हमने डिंडोरी से महाराजपुर तक का सारे जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे उन सभी के बारे में बताया था, और आज के भाग में हम महाराजपुर से ग्वारी घाट से लेकर के कोलियात से भरूच तक के अंतिम जो इसका भाग है उसमें सम्मिलित जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो भी महत्वपूर्ण कथन पंक्तियाँ, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी पर बात करेंगे। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देख लेते हैं। तारों की शोभा हम तभी देख सकते हैं जब चांद न हो, पेड़ के गठन को तभी समझ सकते हैं जब पतझड़ हो। दूसरी पंक्ति है, शबरी के बेर, सुदामा के चावल, विदुर की भाजी, क्या इनका कोई मोल हो सकता है? महत्व इस बात का नहीं है कि हम क्या दे रहे हैं, महत्व इस बात का है कि हम जो दे रहे हैं उसमें अपना हृदय उड़ेल रहे हैं या नहीं। अगली पंक्ति है, सौंदर्य सादगी और सरलता में विराजता है, बहुत अधिक कारीगरी से कलाकृति दम तोड़ देती है। अगली पंक्ति देखिए, पगडंडी लोकगीत की तरह होती है, इसे बनाने वाला अज्ञात होता है, कोई एक इसे बनाता भी नहीं, यह समूह का सृजन है। अंगार पर गाकर सिकते देखकर मुझे लगा कि प्रकृति के बीच रहने वाला आदि मानव अपने खाद्य पदार्थ इसी प्रकार आग पर भूनकर खाता होगा। थोड़ी अतिशयोक्ति करके हम कह सकते हैं कि गाकड़ प्रकृति है, रोटी संस्कृति और पूड़ी पराठे विकृति हैं। देखिए, इस पंक्ति को आप ध्यान रखिए, जैसे जिसमें कहा गया है कि गाकड़ प्रकृति है, रोटी संस्कृति है और पूड़ी पराठे विकृति हैं। यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है, तो यह कथन अमृतलाल वेगड़ का है। अगली पंक्ति देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में से सबसे उपेक्षित हैं ब्रह्मा। मनुष्य सर्वाधिक भयभीत मृत्यु से रहता है, इसलिए संहार के देवता शिव की बड़ी भक्ति करता है। विष्णु पोषण करते हैं, इसलिए उनके अवतार राम और कृष्ण की पूजा भी कम नहीं होती। ब्रह्मा सृष्टि के देवता हैं, उन्हें जो सृष्टि करनी थी कर चुके, अब उनसे क्या लेना देना, अतः बूढ़े ब्रह्मा का कोई नाम नहीं लेता। अगली पंक्ति, मनुष्य की एक परिभाषा यह भी हो सकती है कि जो दूसरे के पेट की चीज़ को निकालकर अपने पेट की पिटारी में ठूंसने में माहिर हो, उसे मनुष्य कहते हैं। अगली पंक्ति है, घर से दूर अपरिचितों के बीच मरना कैसा लगता होगा। मरना सुखद तो नहीं, फिर भी अपने घर में कुटुंबियों के बीच मरना सुखद होता है। नई जगह में, यहाँ तक कि अच्छे से अच्छे अस्पताल में भी कोई मरना नहीं चाहता। जन्म चाहे अस्पताल में हो, लेकिन मृत्यु घर में हो। अगली पंक्ति है, मौत की घड़ी कभी कभी रात के चोर की तरह आती है और पलक झपकते ही अपने शिकार को ले जाती है। खुशी के साथ प्रायः दुख का पुच्छला लगा रहता है। अगली पंक्ति है, कौन कहेगा कि दिन की धूप और रात की चांदनी मूलतः एक हैं। सूर्य प्रकाश जब सीधे आता है तो धूप कहलाता है, जब चंद्र ताल में नहाकर आता है तो चांदनी कहलाता है। इस पंक्ति को आप ध्यान रखेंगे और इसी में आप ध्यान रखेंगे कि आगे जाकर के लेखक ने चंद्रमा की जो रोशनी है उसको अनुवादक भी कहा है। क्या कहा है? अनुवादक। और सूरज को कहा है सृजक। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। आगे है कि बाहर का दिया चट जलता है तो पट बुझता भी है, भीतर का दिया देर से जलता है तो आसानी से बुझता भी नहीं। इसका उजाला देर तक रहता है और दूर तक फैलता है। अगली है, मछुआरे नदी की पहलौठी की संतान होते हैं। अगली पंक्ति है, जंगल भगवान के लगाए बाग बगीचे हैं। यह कथन श्यामलाल का है, ये लेखक के साथ ही रहे थे इस यात्रा में। जिंदगी तो कुल एक पीढ़ी भर की होती है, पर नेक काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अगली पंक्ति है, यही है जिंदगी, मनुष्य को उसके पास जो है उससे संतोष नहीं, जो नहीं है उसे भारी चाह है। मनुष्य बना ही है आधा सुखी और आधा दुखी रहने के लिए, खालिस सुख उसके भाग्य में नहीं है। अगली पंक्ति है, हमारे जीवन में ऐसे मौके आते ही हैं जब हम में आगे बढ़ने का साहस नहीं होता और पीछे हटने में हमें शर्म आती है।
हमने अभी देखी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है कि वन विभाग की नर्सरी किस स्थान पर थी और वहाँ पर रुकते समय लेखक ने किस घटना का जिक्र किया है। वन विभाग की नर्सरी बुजबुजिया नामक स्थान पर थी। रात्रि में वन विभाग के कमरे में सोते हुए वहाँ एक सांप चला आया था, जिस कारण कंपाउंडर ने भयवश नौकरी से इस्तीफा देने की बात कही थी। अगला प्रश्न है, झुर्की के पटेल ने प्रागैतिहासिक शरबत किसे कहा। आंवला और पुदीना से निर्मित शरबत को झुर्की के पटेल ने प्रागैतिहासिक शरबत कहा है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर लेखक को पानी मांगने पर पटेल द्वारा बाल्टी और रस्सी दे दी गई थी। इसका उत्तर है पद्मी घाट पर पानी की कमी के कारण गांव के पटेल द्वारा लेखक के पानी मांगने पर बाल्टी और उससे रस्सी दे दी गई थी। इस प्रकार के प्रश्न देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि लेखक ने नदी को किस चीज़ क्या कहा है, किन किन क्या क्या संज्ञाएं दी हैं। तो देखिए नदी की दूसरी पीढ़ी को लेखक ने क्या कहा है। लेखक ने नहर को नदी की दूसरी पीढ़ी कहा है। और नहर से और आगे देखिए, यात्रा के दौरान लेखक ने किस स्थान पर अपने बेटे के रहने की बात बतलाई है। लेखक ने कहा है कि लेखक का बड़ा बेटा चिरंजीव शरद बर्गी कॉलोनी में रहा करता था और लेखक ने उसके द्वार पर जाकर उसे कहा भिक्षाम देही। अगला प्रश्न है, लेखक ने परकम्मा वासी का दायित्व किसके प्रति होने की बात कही है। लेखक ने कहा है कि परकम्मा वासी का दायित्व नदी के प्रति है, ना कि उसकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी। यहाँ पे देखिए पहले मैंने बताया था ना कि नदी की दूसरी पीढ़ी किसे कहा है, नहर कहा है। और देखिए तीसरी पीढ़ी किसे कहा है, तीसरी पीढ़ी कहा है छोटी नहरों को। अगला प्रश्न देखिए, लेखक का कौन सा साथी अपने नव विवाह के कारण उनके साथ न जा सका और जिसका उस जो साथी है उनको बड़ा ही अफसोस था। यादवेंद्र जो लेखक के साथ पहले रहे थे यात्रा में, वे अपनी नई शादी होने के कारण लेखक के साथ आगे की यात्रा में सहयात्री नहीं बन सके। अगला प्रश्न है, ग्वारी घाट से बरमान घाट जाते समय लेखक के सहयात्री कौन रहे। ग्वारी घाट से बरमान घाट जाते समय लेखक के सहयात्री दुल्हानी और साठे और पंडित नामक युवक रहे। तो देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि इस दल की विशेषता क्या थी। तो इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इस दल की विशेषता यह थी कि इसमें जो भी चारों लोग थे, लेखक, दुल्हानी, साठे और पंडित, इन चारों की मातृभाषा अलग थी। पंडित की मातृभाषा हिंदी थी, दुल्हानी की सिंधी, साठे की मराठी और लेखक की खुद की भाषा गुजराती थी। तो देखिए इसी में दो दो प्रश्न सम्मिलित हो गए हैं। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात के नामकरण का क्या कारण है। तो देखिए धुआंधार जलप्रपात का नामकरण इसलिए है कि यह दूर से देखने पर ही इसमें जल बिंदुओं की वजह से, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है तो जल बिंदुओं का एक धुआं सा उठने लगता है, इसलिए इसका नाम धुआंधार जलप्रपात रख दिया गया है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनक छरीसी इकहरे बदन की नर्मदा, यह उपमा लेखक ने नर्मदा को किस स्थान पर और क्यों दी है। धुआंधार जलप्रपात के उपरांत नर्मदा संकरी तंग घाटी में से होकर बहती है, जिस कारण नर्मदा को यह उपमा लेखक ने दी और यह स्थान नर्मदा के सिमटने के कारण बंदर कूदनी भी कहलाता है। इसमें भी, इस प्रश्न में भी दो उत्तर आपके सम्मिलित हैं। आगे देखिए, लेखक ने मूर्तिकारों के किस गांव का जिक्र किया है। लेखक ने ये वाला देखिए बंगरई नामक मूर्तिकारों के गांव का जिक्र किया है। लेखक और उसके साथियों को किस स्थान पर गांव के हाकिम द्वारा जिलाबदर कर दिया गया था। लेखक को भीकमपुर नामक स्थान पर, कहाँ पर, भीकमपुर नामक स्थान पर कोटवार कौन होते हैं, कोटवार होता है गांव का सबसे बड़ा हाकिम, एक तरीके से मुखिया कहा जा सकता है इसे, उसके द्वारा लेखक को और उसके जो साथी थे उन दोनों को जिलाबदर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि लेखक ने पगडंडी को लोकगीत की तरह क्यों कहा है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति हमने ऊपर पढ़ी थी और यहाँ पे हम इसका उत्तर जानेंगे कि क्यों कहा है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसमें बताया है कि लेखक ने पगडंडी को लोकगीत की तरह इसलिए कहा है क्योंकि इसे बनाने वाला भी अज्ञात होता है और इसका जो सृजन किया जाता है एक समूह द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने त्रिदेवों में से सबसे उपेक्षित किसे माना और क्यों। ये भी देखिए हमने ऊपर महत्वपूर्ण पंक्ति पढ़ी थी और ये भी
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेखक ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे उपेक्षित किसे माना है? ब्रह्मा को, क्योंकि लेखक का कहना है कि मनुष्य डर की वजह से भयभीत रहता है, इसीलिए वह शिव की पूजा करता है, संहार के देवता शिव की बड़ी भक्ति करता है। विष्णु पोषण करते हैं, इसलिए उनके जो अवतार हैं राम और कृष्ण, उनकी पूजा भी की जाती है। और जो ब्रह्मा हैं, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो सृष्टि करनी थी वो कर चुके हैं, अब मनुष्य का उनसे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये बूढ़े ब्रह्मा को उपेक्षित किया गया है। ये लेखक का अपना विचार है, इसमें आप कुछ भी तर्क वितर्क न ढूंढें। अगला प्रश्न है कि लेखक को किस स्थान पर मगरमच्छ मिला था? नानपा घाट। कहाँ? नानपा घाट को पार करने के बाद में लेखक को मगरमच्छ मिला, जिसे आस्थावश रम्मू ने नर्मदा माई के दर्शन होने के रूप में लिया, जबकि लेखक ऐसा नहीं मानते हैं। अगला है प्रश्न कि नर्मदा का नाभि स्थान कहाँ है? ये भी इम्पोर्टेंट है। नर्मदा का नाभि स्थान हंडिया नामक जगह को बताया गया है, क्योंकि ये नर्मदा के बिल्कुल मध्य में है। बाहर का दिया चट जलता है और पट बुझता भी है। ये वक्तव्य देखिए पूछे जा सकते हैं कि यह किसने कहा। तो यह बात किसने कही है? यह बात लेखक के एक सहयात्री थे दादू, यह उनके द्वारा कही गई है। लेखक ने लाभ और शुभ जैसे दुर्लभ साथी किन्हें कहा है? तो इसको ये भी इम्पोर्टेंट है। लेखक ने लाभ कहा है अनिल को, और शुभ कहा है किसको? श्यामलाल को। दुर्लभ साथी कहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि लेखक किस स्थान पर भैंसों द्वारा रौंदे जाने से बाल बाल बचे थे? तो देखिए जमोटी नामक स्थान पर, क्योंकि ये स्थान, ये जो गांव था, इसमें साफ़ सफाई का बड़ी ही दिक्कत थी, इसीलिए जो लेखक है ना, ये बाहर सोए थे। लेखक और उनके जो सहयात्री हैं, ये एक पेड़ के नीचे सोए थे रात में। तो इसी वजह से क्या हुआ कि दो भैंसों की लड़ाई हुई, और जिस वजह से लेखक वहाँ पर भैंसों की लड़ाई के बीच में रौंदे जाने से बाल बाल बचे थे। अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि नदी तट की विजिटर्स बुक लेखक ने किसे कहा है? लेखक ने इस तरह की बहुत सारी संज्ञाएं दी हैं इस कृति में। तो लेखक ने नदी तट की विजिटर्स बुक किसे कहा है? रेत को नदी तट की विजिटर्स बुक कहा है। अगला देखिए, ये कथन भी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कि जंगल भगवान के बाग बगीचे हैं, ये किसने कहा है? ये कहा है श्यामलाल ने। इसे आप लेखक का मत समझिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट ही हैं जो दूसरे पात्र द्वारा चीज़ें कही गई हैं। अगला प्रश्न है कि भील स्त्री को बच्चा होने के उपाय के रूप में लेखक ने क्या कहा? तो लेखक ने कहा भील स्त्री को चाय के स्थान पर भरपूर दूध के सेवन का निर्देश लेखक ने दिया था। यह पंक्ति भी मैंने आपको ऊपर पढ़ाई थी कि नदी की पहलौठी की संतान लेखक ने किसे कहा है? लेखक ने मछुआरों को नदी की पहलौठी की संतान कहा है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा तट का सबसे बड़ा तीर्थ कहाँ है? तो नर्मदा तट का सबसे बड़ा तीर्थ है ओमकारेश्वर में। लेखक ने नर्मदा के छोटे छोटे आकार को देखकर उसे गर्भस्थ शिशु की संज्ञा प्रदान की है। ये भी देखिए इम्पोर्टेंट है। नर्मदा के ओमकारेश्वर के आसपास जो है ना, नर्मदा का जो आकार है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, तो लेखक यहाँ पर नर्मदा को किसकी संज्ञा देते हैं? गर्भस्थ शिशु की संज्ञा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, नदी तट पर पेशवा का स्मारक कहाँ था? कौन से नदी तट पर? रावेर जो स्थान है वहाँ के नदी तट पर पेशवा का स्मारक था। अगला प्रश्न है कि शूलपाण की झाड़ी किसे कहते हैं? शूलपाण की झाड़ी नर्मदा परिक्रमा का सबसे खतरनाक इलाका है, ये पूछा जा सकता है, संभव है। तो ये जो इलाका है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन तीनों प्रांतों के मिलन स्थल में फैले नर्मदा के 80 मील लंबे विस्तार वाला जो स्थान है उसको क्या कहा जाता है? शूलपाण की झाड़ी। तो इसे आपको छोटा स्थान ना समझिए, ये काफ़ी बड़ा स्थान है। अगला प्रश्न है कि शूलपाण की झाड़ी में भीलों की लूटपाट का स्थान कहाँ से कहाँ तक है?
तो इस घटनाक्रम को लेखक ने काफ़ी विस्तार से बताया है, तो संभव है कि इसमें से कुछ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, भीलों का आतंक कहाँ से बोरखेड़ी से लेकर झलकन संगम तक है। 80 मील की झाड़ी में बस इस 25-30 मील में ही लूटपाट होती है। तो यहाँ पे भीलों द्वारा लूटपाट की जाती है, और ऐसा है कि भीलों की लूटपाट से बहुत ही कम लोग हैं जो बच पाते हैं, क्योंकि भील इसको एक परंपरा की तरह मानते हैं, और वो जो भी नर्मदा की यात्रा करने के लिए आते हैं उन सब के साथ लूटपाट अधिकतर मात्रा में होती ही होती है। अगला प्रश्न है कि भीलों की लूटपाट से बचाने के लिए लेखक के साथ कौन कौन गए थे। तो लेखक के साथ कौन कौन गए थे? वानखेड़े और सिसोदिया नाम के 2 सिपाही गए थे लेखक की सहायता के लिए। अगला प्रश्न है कि शूलपाण की जो झाड़ी है उसका प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो हिरनफाल को शूलपाण की जो झाड़ी है उसका प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कहाँ के रिवाज अनुसार परकम्मावासी, यहाँ पर लेखक ने यहाँ पर ना परकम्मावासी शब्द का ही इस्तेमाल किया है, जबकि कहने के लिए हम लोग परिक्रमावासी कहते हैं बहुत जगह। तो परकम्मावासियों को साष्टांग चरण स्पर्श कहाँ के रिवाज के अनुसार किया जाता है? तो देखिए, ये महाराष्ट्र के रिवाज के अनुसार परिक्रमावासी जो भी लोग होते हैं उनको साष्टांग चरण स्पर्श करने का रिवाज है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने यह यात्रा जो की है यह किस उद्देश्य से की है? तो लेखक ने कहा है कि लेखक ने नर्मदा यात्रा स्वांत सुखाय के साथ साथ बहुजन सुखाय के उद्देश्य से की है, क्योंकि वह कहते हैं कि जो सुख मुझे मिल रहा है मैं चाहता हूँ कि वह दूसरों को भी प्राप्त हो। वह कहते हैं कि ये कथन भी आपसे संभव है पूछा जा सकता है, मैं स्वांत सुखाय भी चल रहा हूँ और बहुजन सुखाय भी चल रहा हूँ। अगला प्रश्न है हमारा कि लेखक ने किस प्रसिद्ध लेखक की यात्रा की पुनरावृत्ति का हवाला देते हुए अपनी यात्रा की पुनरावृत्ति की बात कही है? ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह का जो एक घटना है इसके बारे में केवल ये एक ही घटना है जिसके बारे में लेखक ने कहा है। तो इसमें है कि इसका उत्तर है अमृतलाल वेगड़ ने प्रसिद्ध लेखक कौन R.L. स्टीवेंस की यात्रा, जिसमें उन्होंने एक खच्चर के साथ छोटी सी पद यात्रा की थी, जिस पर बाद में ट्रेवल्स विद अ डंकी नामक पुस्तक की रचना की गई, का हवाला देते हुए कहा कि मेरी इस यात्रा के 100 साल तो क्या 25 साल बाद भी कोई इसकी पुनरावृत्ति न कर सकेगा, क्योंकि नर्मदा पे बहुत सारे बांधों का निर्माण किया जा रहा है। जब बांधों का निर्माण किया जाएगा तो इसके फलस्वरूप क्या होगा कि बहुत सारे गांव स्थानांतरित किए जाएंगे, कुछ गांव हैं जो डूब जाएंगे। इसी वजह से लेखक का कहना है कि नर्मदा पे कई बांध बन जाएंगे और इसका सैकड़ों किलोमीटर लंबा तट जो है वो जलमग्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धरित्री का यज्ञोपवीत की संज्ञा लेखक ने किसे दी है? लेखक ने नदियों को धरित्री का यज्ञोपवीत कहा है, जिसे पहाड़ों ने अपने वक्ष पर धारण कर रखा है। अगला प्रश्न है कि शूलपाणेश्वर में कौन से राज्य की सीमा समाप्त होकर किस दूसरे राज्य की सीमा प्रारंभ होती है? तो शूलपाणेश्वर में महाराष्ट्र की सीमा समाप्त होती है और गुजरात की सीमा प्रारंभ हो जाती है। यह वाला जो प्रश्न है कि धरती और आत्मा की शाल भंजिकाएं किसे कहा गया, ये कविता लेखक ने छोटी सी लिखी है, उसके बीच में ये पंक्तियाँ आती हैं। तो लेखक ने वर्षा और नदी को धरती की शाल भंजिकाएं और विचार और कर्म, जिसे ब्रैकेट में लिखा है विचार हम कल्पना करते हैं पहले किसी चीज़ की और फिर यथार्थ में उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसलिए विचार और कर्म को किसकी कहा है? आत्मा की। विचार और कर्म आत्मा की शाल भंजिकाएं हैं और वर्षा और नदी धरती की शाल भंजिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमृतलाल वेगड़ ने यह क्यों कहा है कि सुकवि होने से कवि न होना अच्छा है? क्योंकि लेखक का मानना है कि कविता जो होती है
वो लेखक के पास, जो भी कवि के पास होती है, वह खुद आनी चाहिए, ना कि लेखक ऐसा करे कि उसको ज़बरदस्ती जैसा महसूस हो। तो लेखक इसको इन लाइनों के द्वारा बताते हैं कि कविता को कवि के पास उसी तरह आना चाहिए जैसे वृक्ष पर पर्ण आते हैं, वह सहज साध्य हो, प्रयत्न साध्य नहीं। अगला प्रश्न है, वे 5 तत्व कौन से हैं जिनसे मिलकर नदी का, नर्मदा का निर्माण होने की बात लेखक कहते हैं? तो देखिए 5 तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहला हो गया पानी, दूसरा है चट्टान, फिर है प्रपात, फिर शोर और मोड़। ये 5 तत्व हैं जिनसे मिलकर लेखक कहते हैं कि नर्मदा की देह का निर्माण होता है। इन चीज़ों को बताने के बाद में लेखक आगे बताते हैं कि जब नर्मदा धीरे धीरे करके सागर में मिलने की तरफ जाने लगती है तो वह सबसे पहले अपने इन 5 तत्वों में से किस किस तत्व का, किस तरीके से सीक्वेंस में किस किस तत्व को छोड़ती जाती है। तो सबसे पहले वो किसको बताते हैं? प्रपात। तो प्रपात और पानी देखिए एक ही चीज़ हो गई, प्रपात को बताते हैं। सबसे पहले प्रपात चला जाता है, उसके बाद में क्या चीज़ होती है? चट्टान चली जाती है। उसके साथ ही चट्टान के साथ क्या चला जाता है? शोर चला जाता है। ये हो गया थर्ड। शोर के साथ क्या होता है? मोड़ भी चला जाता है, ये फोर्थ। तो लेखक ने पहला क्या बताया? प्रपात और पानी को एक ही तरीके से ले लीजिए। पहला प्रपात पानी, फिर दूसरा चट्टान, फिर शोर और मोड़। तो जैसे जैसे नर्मदा सागर की तरफ बढ़ने लगती है, सबसे पहले वो प्रपात को छोड़ती है, फिर चट्टानों को, चट्टानों के साथ शोर चला जाता है और मोड़ भी फिर पहले जैसे नहीं रहते। ठीक है, तो एक साथ आपके 2 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न है कि ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि पानी के रिजर्व बैंक लेखक ने किसे कहा है? लेखक ने बांधों को पानी के रिजर्व बैंक कहा है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा तट का आखिरी गांव कौन सा है? नर्मदा तट का आखिरी गांव विमलेश्वर है। अगला प्रश्न है कि कितने किलोमीटर की यात्रा करने के उपरांत नर्मदा सागर में जाकर मिलती है? तो ये देखिए आसान सा है। नर्मदा लगभग 1312 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद सागर में जाकर मिल जाती है। अब देखिए कुछ कथन देख लेते हैं। यह कथन किसका है? आज नाव में हम कम लोग हैं, पर जब भीड़ होती है तब परकम्मावासी आपस में खूब झगड़ते हैं, जगह के लिए, सामान के लिए या फिर पुरानी बातों के लिए। ज़मीन के झगड़े वे यहाँ समुद्र पर ले आते हैं। यह कथन नाव चालक गुमान का है। यह नाव चालक वही है जो लेखक को नर्मदा तट के जो आखिरी गांव है वहाँ से लेकर समुद्र का जो उनका संगम का जो स्थान है वहाँ पर लेकर जा रहे थे। तो ये उनका कथन है, गुमान का। देखिए ये पंक्ति जो मैं आपको बताने वाली हूँ इम्पोर्टेंट हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। यह है पुस्तक की नियति, अच्छी तरह जानता हूँ, फिर भी इस किताब के लिए खून पसीना एक कर रहा हूँ। यह कथन किसका है और यहाँ किस पुस्तक के संदर्भ में, किस पुस्तक के संदर्भ में यह बात कही जा रही है? यह कथन लेखक अमृतलाल वेगड़ का है और यहाँ जिस पुस्तक की बात की जा रही है उस पुस्तक का नाम है सौंदर्य की नदी नर्मदा। अगला कथन है कि तुम समुद्र की कहते हो, आदमी जल्द ही अपने झगड़े अंतरिक्ष में ले जाएगा और झगड़ों के लिए अब धरती उसे छोटी पड़ रही है। देखिए ये एक ही तरह के संवाद चल रहे हैं लेखक और गुमान के बीच में, तब आपको ध्यान रखना कि कौन सा कथन लेखक का है, कौन सा कथन गुमान का है। तो यह जो कथन है ये अमृतलाल वेगड़ का है। अगला प्रश्न है, अच्छा काम हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें उसका अच्छा फल मिलेगा, बल्कि इसलिए करेंगे क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमें अच्छा काम करना चाहिए। इनाम के लालच में अच्छा बनना मनुष्य को शोभा नहीं देता। यह कथन किसका है? यह कथन लेखक को यात्रा के दौरान सन्यासी मिले थे उनका है। यह है अभय मुनि का। अगला प्रश्न है कि लेखक ने नदी को क्या नाम दिया है? लेखक नदी को जन्मजात यात्री कहते हैं। लेखक का कहना है कि नदी जैसे ही पैदा होती है तभी से वह यात्रा करना आरंभ कर देती है। यह अंतिम प्रश्न है कि धरती का नमक कहकर लेखक ने किन्हें अभिहित किया है? लेखक कहते हैं कि सच्चे साधु,
सन्यासी, समाजसेवी, सच्चे शिक्षक, हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले किसान और मज़दूर आदि लेखक के द्वारा कहे गए हैं धरती का नमक। ये धरती का नमक इसलिए कहे गए क्योंकि यह वे लोग होते हैं जो समाज के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, देते हैं, मतलब कि अपने द्वारा बहुत सारी अच्छी बातें बताते हैं जो समाज के लिए बहुत ज़्यादा हितकर होती हैं, और बदले में ये लेते बहुत कम हैं। यह आखिरी प्रश्न था। देखिए, हमने सौंदर्य की नदी नर्मदा में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे उन सभी में से चुन चुनकर आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, और हो सके तो आप एक बार इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ ज़रूर लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे घटनाक्रम हैं और यह बहुत ही दिलचस्प भी है, जिससे कि आपको इसको पढ़ने में बहुत ही बोरियत महसूस नहीं होगी, बहुत ही अच्छा है। और हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सब आपको हमने करा ही दिए। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।